सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, अमृतकाल के अगले 25 वर्ष सेवा काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करीब 45,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में देश भर के 207 विश्वविद्यालयों के 4,000 से अधिक एथलीट 21 खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई हरी झंडी। देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन। पीएम ने उत्तराखंड की सराहना करते हुए कहा, कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए उत्तराखंड विकास के अभियान को बढ़ा रहा है आगे। झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के नामकुम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति ने खूंटी में आयोजित महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में करीब 25,000 महिलाओं के साथ किया संवाद। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के डेमो बूथ और स्टॉल पर भी किया दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर। असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का किया शुभारंभ। गुवाहाटी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर की आधारशिला रखने के मौके पर आयोजित समारोह को किया संबोधित। कहा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए अब नॉर्थ ईस्ट छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात के समय लड़ाकू विमान MiG-29K की नाइट लैंडिंग का सफल परीक्षण। नौसेना ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। असम में आयोजित रोजगार मेले के अवसर पर अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि असम में पहले भी रोजगार मेले के द्वारा 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। आज करीब 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके पहले भी असम में रोजगार मेले के द्वारा 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और आज फिर से एक बार आज करीब 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में आज असम शांति और विकास के एक नए युग का साक्षी बन रहा है। असम सरकार ने सरकारी भर्तियों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथियों, बीजेपी सरकार में आज असम शांति और विकास के एक नए युग का साक्षी बन रहा है। विकास की इस रफ्तार ने असम में पॉजिटिविटी और प्रेरणा का संचार किया है। मुझे बताया गया है कि असम सरकार ने सरकारी भर्तियों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे।
3 जून को समाप्त होने वाले इस 10 दिवसीय आयोजन में देश भर के 207 विश्वविद्यालयों के लगभग 4008 एथलीट 21 खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश तैयार है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मेजबानी के लिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन गुरुवार को लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में होगा। इस खेल समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में किया जाएगा। हालांकि निशानेबाजी की स्पर्धा नई दिल्ली में होगी। 3 जून को समाप्त होने वाले इस 10 दिवसीय आयोजन में देश भर के 207 विश्वविद्यालयों के लगभग 4008 एथलीट 21 खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में रोइंग इवेंट की शुरुआत हो रही है। रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर की प्राकृतिक झील रामगढ़ ताल में की जाएगी। वाराणसी को भी 2 खेलों की मेजबानी मिली है, जिसमें योगासन व कुश्ती की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कुश्ती की प्रतियोगिताएं 26 मई से लेकर 29 मई तक चलेंगी, तो वहीं योगासन की प्रतियोगिताएं 1 से लेकर 3 जून तक आयोजित की जाएंगी। इन खेलों के आयोजन को लेकर बनारस पूरी तरह से तैयार है। वहीं खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी तैयारियों में जुट चुके हैं। कुल मिलाकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए मंच तैयार है। अब बस इंतजार है खेलों के औपचारिक उद्घाटन का। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ये एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों, विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव के एक नए युग में की शुरुआत करेगी। ट्रेन पूरी तरह स्वदेश में निर्मित है और कवच तकनीक समेत सभी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक परिवहन के स्वच्छ साधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर भारतीय रेल देश में रेल मार्गों को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने की ओर बढ़ रही है। और इसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में नव विद्युतीकृत रेल लाइन खंडों का लोकार्पण किया। इससे राज्य का पूरा रेल मार्ग 100% विद्युतीकृत हो जाएगा। विद्युतीकृत खंडों पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों से न सिर्फ ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी, बल्कि ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मौजूद रहे। ट्रेन के माध्यम से देहरादून से दिल्ली की दूरी अब महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि इस रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से फिलहाल समय तकरीबन 6 घंटे लगता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। सड़क मार्ग से अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी होने के बावजूद सीजन में लंबा ट्रैफिक जाम और कई बार भूस्खलन की वजह से यात्रियों को काफी बाधा होती है। लेकिन रेल नेटवर्क के विस्तार और वंदे भारत की शुरुआत से न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा, बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को और तेज गति से जोड़ेगी। इस ट्रेन से दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा। ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो इस सफर को आनंददायक बनाने वाली हैं। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई।
दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्न पर है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधमसिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवां रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और नवा रत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का दिन है। देवभूमि को वंदे भारत की बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज से 10 साल पहले जब रेलवे की विकास की बात आती थी तो केंद्र सरकार की तरफ से 187 करोड़ रुपए मिलते थे और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड की व्यवस्था की। उत्तराखंड में रेलवे के लिए 2000 से 4000 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की और इस बार उन्होंने 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की। रेलवे की 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़। 5000 करोड़। साथियों, ये होता है काम करने का प्रधानमंत्री जी का जज्बा और उत्तराखंड के लिए कमिटमेंट। आज उसी कमिटमेंट के कारण आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड को पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में भी मदद करेगा। देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के अंदर बच्चों और कलाकारों ने उत्तराखंडी डांस करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। और सिर्फ बच्चे और कलाकार ही नहीं, देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के अंदर उत्तराखंड की महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर की।
दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन की आज शुरुआत हुई है और इस ट्रेन के इस सफर में हम देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गीत गा के और ये खुशी मना के कि उत्तराखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया जिनके मार्गों पर अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। 6 दिवसीय सफल यात्रा के बाद देश वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के भाजपा सांसद हंसराज हंस समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर जमा हुए। पीएम मोदी ने अपने अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दुनिया के देशों में जाकर भारत के सामर्थ्य की बात करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते हुए मैं आंखें नीची नहीं करता हूं, आंखें मिलाकर बात करता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्ष पर तंज भी कसा। दरअसल कई विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी ने कहा, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सभी के लिए गौरव की तो बात है ही, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के सांसद थे, सत्ता पक्ष के सांसद थे, सबके सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के हाल ही के दौरे पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि G7 के देशों में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जाना, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखना या फिर 2 दर्जन के लगभग देशों के हेड ऑफ स्टेट से मिलना, इसके अलावा उद्योगपतियों और अन्य बड़ी हस्तियों से मिलने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश को इसके सुखद परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी का 6 दिन का विदेशी दौरा भारत, भारतीयता और 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ाने वाला है। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक राजनीति में जिस तरह से हर जगह भारत और भारत के प्रधानमंत्री जी की चर्चा हो रही है, वो कोई साधारण घटना नहीं है। G7 के देशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाना, उस समूह में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखना हो, या फिर 2 दर्जन के लगभग देशों के हेड ऑफ स्टेट से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबसे मिलने की बात हो, और इसके अलावा जो हमारे अन्य उद्योगपति, कलाकार, साहित्यकार, अन्य बड़ी हस्तियों से भी मिलने का और भारत से जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके सुखद परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज खूंटी में महिला सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज तमाम महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के चेहरे पर खुशी है कि वो अपनी तरक्की खुद कर पा रही हैं। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता, झारखंड के माननीय राज्यपाल CP राधाकृष्णन और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया। महिलाओं को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं, ये आदिवासी बहुल राज्य है। 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है। राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि देश के निर्माण के साथ साथ उनका योगदान आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए सदैव याद किया जाएगा। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा की जन्मस्थली तथा क्रांतिकारियों की बलिदान स्थली खूंटी की प्रति मैं नमन करती हूँ। ये पवित्र माटी धरती के मिट्टी को मैं अपने सर में लगाना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कुल 25 वर्ष से भी कम अवधि के अपने जीवन काल में भगवान बिरसा मुंडा ने क्या नहीं किया। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों की चुनौती को देते हुए भगवान बिरसा ने गर्जना की थी, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टूटे जाना। अर्थात हमारा राज शुरू हुआ और महारानी विक्टोरिया की राज अंत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के खूंटी में महिला सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद आदिवासी महिलाओं ने राष्ट्रपति के आगमन पर खुशी जताई। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और उनकी शुक्रगुजार है कि हम जैसे जितने भी प्रयास हैं जो कि लोकल और ग्लोबल है, उनको वो सराहना दे रही है। मैं मंच में जब महामहिम बोल रही थी, मैंने सुना था उन्होंने इंडिजिनस जो प्रिजर्वेटिव सिस्टम को, जो महुआ का कैसा पुटुम बनाते हैं, उन सबों पे उन्होंने प्रकाश डाला। और हमें बहुत खुशी है कि जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रयास भी वही है जो कि वो अभी तक रूट से कनेक्ट करती है। महामहिम मनोबल मिला है कि हम लोग इसको और व्यापक रूप से हमारे इस प्रयास को और बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग को हौसला बढ़ा ये सब काम करने के लिए।
वो उनके निरीक्षण में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज का अनुभव अच्छा रहा। राष्ट्रपति हमारे बीच में आई, खुशी लगा। हम लोग चाहते कि किसान दीदी लोग को और आगे बढ़ाए, आजीविका से जोड़े और वो लोग अपने आत्मनिर्भर बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कामरूप जिले के चांगसारी क्षेत्र के मुलोप में एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के गुवाहाटी परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन न केवल असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए सुनहरा दिन है। उन्होंने कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किए जाने वाला फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का ये परिसर फॉरेंसिक विज्ञान, वन्यजीव फॉरेंसिक, साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, डिजिटल फॉरेंसिक, ड्रोन फॉरेंसिक, फॉरेंसिक में 50 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल मनोविज्ञान और फॉरेंसिक न्याय और कानून कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। गुवाहाटी परिसर सभी पड़ोसी देशों की पुलिस, न्यायपालिका और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। इसका फायदा न केवल असम और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, ब्रह्मदेश, नेपाल, इंडोनेशिया, ढेर सारे देश की पूर्वी सीमा से सटे हुए देशों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अनेक देशों के साथ एमओयू कर वहां की पुलिस को भी, वहां की न्यायिक प्रक्रिया को भी और वहां की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऑफिसर को भी ट्रेनिंग का काम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से कर रही है। यहां पर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फॉरेंसिक, फूड फॉरेंसिक, पर्यावरण फॉरेंसिक और कृषि फॉरेंसिक जैसे कोर्स अन्य कोर्सों के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन तक की पूरी व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।